अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल मुइज़ मलिक। हम बचपन में शेख चिल्ली की कहानी सुनते थे कि शेख चिल्ली को एक दिन एक अंडा मिलता है। वो सोचता है इस अंडे से एक चूज़ा निकलेगा। वो चूज़ा बड़े होकर मुर्गी बनेगा। वो मुर्गी एक अंडा देगी। फिर उस अंडे से एक और चूज़ा निकलेगा जो कि बड़े होकर एक और मुर्गी बनेगा। फिर दो मुर्गियाँ होंगी। वो दो अंडे देंगी। इस तरह वो एक पोल्ट्री फार्म बनाएगा और अमीर हो जाएगा। लेकिन कहानी में शेख चिल्ली का ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है। लेकिन पाकिस्तान में एक कंपनी ऐसी है जिसने ना सिर्फ इस ख्वाब को हकीकत बनाया बल्कि इस कारोबार को इतना बड़ा किया कि आज वो अंडे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वहदत पोल्ट्री फार्म लिमिटेड की। वहदत पोल्ट्री फार्म पाकिस्तान में ब्रांडेड और न्यूट्रिशनली एनरिच्ड एग्स के बड़े सप्लायर्स में से एक है। 2007 में पाकिस्तान के इलाके सरगोदा से शुरू होने वाली कंपनी आज तकरीबन 3 अरब रुपए का रेवेन्यू कमा रही है। वहदत पोल्ट्री की ग्रोथ, उनके बिजनेस और उनके अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड औरंगजेब खान, जो कि सीईओ हैं वहदत पोल्ट्री फार्म लिमिटेड के। वेलकम टू द शो सर। सर, सबसे पहले हम जब पाकिस्तान की पोल्ट्री सेक्टर के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक बहुत ही इनफॉर्मल सेक्टर की पिक्चर आती है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए अंडे ख़रीदना एक बहुत ही सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। वो या तो अपनी बिल्डिंग के नीचे दूध की दुकान से या अपने गली के कोने पे किराने की दुकान से अंडे ख़रीद लेते हैं और एग्स की न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ऐसे में आपकी कंपनी सेक्टर में एंटर करती है और ट्रेडिशनल एग से हट कर ब्रांडेड सेगमेंट की तरफ जाती है। तो जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड कि जब आप लोग बिजनेस शुरू कर रहे थे क्या थॉट प्रोसेस था और आपको क्यों ऐसा लगा कि इस सेक्टर में किसी डिस्ट्रप्शन की ज़रूरत है। जी, एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स आर वेरी गुड। और आई हैपन टू विजिट इसमें सदर्न फ्रांस में एक फार्म मैंने वहाँ पे देखा, जो कि बहुत ही आला क्वालिटी का था। साफ सुथरा, हाइजीन, हेल्थ स्टैंडर्ड्स। उनसे ये भी चेक किया कि आप इस एग्स को क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम इसको ब्रांड करके और मार्केट में बेचते हैं। तो जब मैंने उनकी ब्रांडिंग देखी, उनकी क्वालिटी ऑफ एग देखा और उनकी सर्टिफिकेशंस देखी, तो एक्चुअली हम आई एम टेरिबली इम्प्रेस्ड कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि पाकिस्तान में देखें क्या हालात हैं। नॉर्मली जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि इतना कैजुअल सा सेक्टर है ये, कि कोई ख़ास क्वालिटी की तरफ तवज्जो नहीं है। जब मैंने लोकल मार्केट देखी तो हमें अंदाजा हुआ कि ये तो कोई बिल्कुल ही बुरी हालत में है। यानी अगर आप किसी पोल्ट्री फार्म में अंदर खड़े हो जाएं तो आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू है। बिकॉज एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन इज वेरी कॉमन, और बैक्टीरिया और इसका कोई ख्याल नहीं है, बीमारियां बहुत हैं, और उस बीमारियों को केटर करने के लिए लॉट ऑफ मेडिकेशन इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ऐसे नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक फार्म को बनाऊंगा, फिर इसको ब्रांड में कन्वर्ट किया जाए, एंड देन इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट ओपन मार्केट, इसको ब्रांड के थ्रू बेचा जाए। सर, हम वहदत पोल्ट्री फार्म के बारे में तो बात करेंगे, बट जो आपकी पर्सनल स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप एयरफोर्स में थे और जो पाकिस्तान का JF-17 जेट है उसकी प्रोडक्शन में भी आपका रोल रहा है। सो एक एयरफोर्स ऑफिसर से एक एग प्रोडक्शन कंपनी के सीईओ, थोड़ा सा इस ट्रांजिशन के बारे में बात करें, इस जर्नी के बारे में बताएं और ये भी बताइएगा कि जो आपकी जो एयरफोर्स की ट्रेनिंग है, क्या उसने आपके बिजनेस, आपके डिसीजन मेकिंग में कोई आपको हेल्प किया। आई थिंक दो चीजें हैं। एक तो 1976 में आई ज्वाइंड IBA इवनिंग प्रोग्राम, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वहां से किया। आई वाज जूनियर ऑफिसर एट दैट टाइम। तो उससे मेरी ओरिएंटेशन पे काफी असर पड़ा। फिर एयरफोर्स की ट्रेनिंग और एयरफोर्स की जो ग्रूमिंग है, माशाल्लाह दैट्स वेरी गुड। और फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली कि कुछ प्रोजेक्ट्स को मैंने हैंडल किया वहाँ पे। तो उन प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली इकोनॉमिक्स का फैक्टर तो आता है। देन एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में मैं 4 साल तक चेयरमैन रहा हूँ। और ये JF-17 की कंसेप्शन से ऑलमोस्ट प्रोडक्शन तक इस ड्यूरेशन में मैं वहाँ पे था। तो ये सारा प्रोग्राम, प्रोजेक्ट जो है वो उस दौरान में
नेचुरली मैं उसको लीड कर रहा था और डीपली इन्वॉल्व था। हमने वहीं से उस दौरान से ही काफ़ी एक्सपोर्ट्स वगैरह करनी शुरू कर दी थी, और इंडियन एक्सपोर्ट्स को हम डबल एंट्री सिस्टम पे एक प्रोजेक्ट के तौर पे, बिजनेस के तौर पे लेते थे। तो उसी तरह JF-17 को भी हमने एक प्रोजेक्ट के तौर पे लिया है, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन होती है पीरियोडिकली और बिल्कुल फेयर तरीके से। तो ये एक ओरिएंटेशन ने मुझे डेफिनेटली हेल्प किया। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एयरफोर्स की ग्रूमिंग बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी हेल्पफुल रहती है। तो इस प्रोजेक्ट को भी जब हमने पकड़ा है, तो इसको प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे हमने प्लान किया है कि भाई इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी सिलेक्शन, फिर इसकी ऑपरेशनलाइजेशन एंड फर्दर मेंटेनेंस, और ये साथ उसके प्लान की जाए। साथ साथ, क्योंकि ये फील्ड मेरे लिए नई थी, तो तकरीबन 7 से 8 साल इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले, आई एम स्टिल इन द एयरफोर्स, मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम शुरू कर दिया था। 2 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साथ भी अटैच्ड रहा मैं, जो कि हेल्प करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को टू बिल्ड अप देयर अवेयरनेस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू पोल्ट्री और एनीथिंग एल्स। वो बड़ी यूजफुल रही। फिर जब भी बाहर में गया तो मैं वहाँ की इंडस्ट्री को स्टडी करता था। 15 दिन हम उसमें रहे हैं टर्की में, और उनकी पूरी इंडस्ट्री को हमने स्टडी किया। न सिर्फ ये, बल्कि कुछ फार्म्स पे मैं दिन और रात रहा हूँ, ताकि उसकी फंक्शनिंग, उसके प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज को अच्छी तरीके से समझ सकूं। इसी तरह इटली में एक फार्म पे अगेन दिन और रात में रहा हूँ, और ताकि उनकी पूरी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर सके, और जो उनके ओनर्स थे उनसे इंटरेक्ट भी किया, और लोगों से भी इंटरेक्ट किया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी अवेयरनेस हम बढ़ाते रहे। सर, आपकी जो कंपनी है वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है, यानी आप अपनी फीड से लेकर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन तक हर प्रोसेस को खुद मैनेज करते हैं। तो क्या इस बिजनेस मॉडल से ऑफ कोर्स आपको क्वालिटी पे ज़्यादा कंट्रोल मिलता है? क्या इस बिजनेस मॉडल की वजह से आप ज़्यादा बेहतर प्राइसिंग को मैनेज कर पाते हैं? कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि क्योंकि हमारी एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्टिकल इंटीग्रेशन है, उससे कॉस्ट कंट्रोल में आ जाती है। मिसाल के तौर पे, एक 1 डे ओल्ड चिक से उसको रेयरिंग करके उसको बड़ा करते हैं टिल दे स्टार्ट लेइंग एग्स। ये प्रोसेस नॉर्मली लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ है, हम खुद करते हैं उसको। वाई? Because we want to maintain in this process the health standards which are required, the necessary vaccinations that you have to service, and ensure that it is, physically fit to be able to lay down eggs at a higher rate. फिर उसके बाद जब ये एग्स वगैरह प्रोड्यूस कर लिए उसने, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन टू आवर मेन सेंटर्स, वन इन कराची, वन इन लाहौर एंड वन इन इस्लामाबाद, हमारी अपनी एक कंडीशन गाड़ियां हैं, जो जिनमें हम ये बेचते हैं, ताकि उसको कोई वेदर का शॉक ना लगे। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वो हमारे अपने हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, ensuring that our product is kept better at on the shelves. Also हमारी फ्री रिप्लेसमेंट पॉलिसी के आउटलेट या कस्टमर अगर कोई कंप्लेन करता है, उसको फौरन हम फ्री रिप्लेस कर देते हैं। एंड वी इंश्योर कि हमारा जो शेल्फ पे अंडा पड़ा हुआ है वो 1 हफ्ते से ज्यादा ना रहे। इन सारी चीजों की वजह से भी डेफिनेटली आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस हासिल होती है। फिर फीड फीड हम खुद 100% बनाते हैं। साल में तकरीबन 10,000 टन मकई हम खुद डायरेक्टली खरीदते हैं, जो यहाँ पे मेन ग्रोइंग एरियाज हैं साउथ पंजाब में। उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी डायरेक्टली फ्रॉम द मेन प्रोड्यूसर्स या जो मेन इंपोर्टर्स हैं उनसे लेते हैं, ताकि क्वालिटी इज मेंटेन। नेचुरली कॉस्ट भी कम होती है।
फिर फीड खुद बनाने से डेफिनेटली ओवरऑल कॉस्ट बेहतर रहती है। उसके अलावा लेट्स से जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम सब अपने अपने वर्टिकल इंटीग्रेशन के एम्बेड में करते हैं, तो उससे डेफिनेटली कॉस्ट में फर्क पड़ता है। और दूसरी ये कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने खुद हाथ डाला है, उसकी दो वजूहत थी। ये बड़ा फ्रेजाइल आइटम है, और अगर खुदा न खास्ता टूट जाए और एक कस्टमर अपना पैकेज खोले और उसमें टूटा हुआ अंडा मिले और थोड़ी सी देर हो जाए तो उसमें बू भी आनी शुरू हो जाती है, तो वो एक बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करती है, हमने तरीके ऐसे अडॉप्ट किए हुए हैं और बंदों को ट्रेन किया हुआ है कि वो डेफिनेटली ये चीज़ होने नहीं देते। तीसरी बात ये है कि हमने अपने से सारे जो वर्किंग यूनिट्स हैं, जिसमें दो हमारे बड़े फार्म हाउसेस हैं जिसमें दो दो शेड्स हैं, और एक पल्प की बैग पैक मेकिंग, ये जो हमारा डब्बा है इसकी प्रोडक्शन जो उसमें होती है। उसके अलावा तीन ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, एंड ऑफ कोर्स एक हेड ऑफिस जहाँ से हम ये सारी परचेजेज एंड अदर थिंग्स मेंटेन करते हैं। दिस ऑल इज कवर्ड अगेन बाय एन ईआरपी, अ कॉम्प्रिहेंसिव ईआरपी विच इज जो हर एस्पेक्ट्स को देख रही है। दूसरी बात यह कि हर यूनिट को हमने एक सेल्फ मैनेज्ड और प्रॉफिट ओरिएंटेड एक यूनिट बनाया है, यानी हर की अलग मंथली प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। इन सारे मेजर्स की वजह से डेफिनेटली हमारी कॉस्ट काफ़ी बेहतर रहती है, एंड आई थिंक उसकी वजह से हम इस क्वालिटी को भी, ये जो हाई एक्सपेंसेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। सर, पाकिस्तान में जो है वो एग्स की न्यूट्रिशन पर इतना फोकस नहीं होता। आपके ऑफ कोर्स रिगोरस क्वालिटी कंट्रोल्स है, आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं हाइजीन की, आप तकरीबन 1500 रिटेल आउटलेट्स अक्रॉस पाकिस्तान को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। बट इवन आफ्टर ऑल दैट हम देखते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसकी पेनिट्रेशन ओवरऑल एग सप्लाई में बहुत कम है। व्हाट डू यू थिंक, इज इट जस्ट लॉजिस्टिकल इशू, या आपको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है जिस वजह से ब्रांडेड एग्स इतने पेनिट्रेट नहीं कर पाए मार्केट में? आई थिंक अवेयरनेस की भी कमी है और लैक ऑफ एजुकेशन भी है। तीसरे, फैसिलिटीज अवेलेबल आर वेरी लिमिटेड। पाकिस्तान में जब हमने काम शुरू किया था, लैब्स का मसला था, यानी वी डिड नॉट हैव अ लैब इन पाकिस्तान जो हमारे ओमेगा 3 के जो कंटेंट्स हम जनरेट कर रहे हैं एग में, उसको सर्टिफाई कर सके। तो हमने बाहर से यूरोफिन्स से सारे टेस्ट करवाए। तो ये एक आम आदमी के लिए तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। सर, आप जो अपनी मुर्गी को फीड देते हैं उस पे आपकी कंपनी काफ़ी फोकस है। आप लोग एक हाई क्वालिटी वेजिटेरियन फीड अपनी चिक्स को, अपनी हेंस को देते हैं। सो एक्सप्लेन टू मी कि इस फीड की क्या इंपॉर्टेंस है और जो फीड की जो क्वालिटी है उससे फाइनल प्रोडक्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज पोल्ट्री में डिजीजेस ही है। हम जो WHO डिफाइन करती है वैक्सीनेशंस, जो भी प्रिंसिपल्स डिफाइन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे अपकीप के दौरान, और बर्ड्स की हेल्थ एंड हाइजीन और वेलफेयर वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फॉलो करते हैं। तो दिस इज वन। सेकेंड पार्ट इज कि जब तक आप ऐसी फीड नहीं देंगे उसको कि जो सेहतमंद है, तो आप उसकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेंगे, और जब उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसकी ससेप्टेबिलिटी टू पिक अप डिजीजेस विल बी मोर, एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन द पोल्ट्री। With the grace of Allah, this is the 19th year going. We haven't had any major disease in our farms. छोटे मोटे मसाइल आते हैं जिनको हम हैंडल कर लेते हैं। वैक्सीन्स WHO तकरीबन पाकिस्तान के लिए रेकमेंड करती है अबाउट 23 ऑफ देम। वो हम रेयरिंग प्रोसेस में बिल्कुल मेथोडिकली उसको लगाते हैं, और उसके बाद भी जब वो बड़ी हो जाती है तो पीरियोडिकली उनका ब्लड टेस्ट होता रहता है टू चेक अप कि किसी डिजीज के अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी के लेवल्स क्या हैं।
और अगर थोड़ी बहुत कमी नज़र आती है तो हम दोबारा वैक्सीन कर देते हैं। हमारे फार्म्स जो हैं वो टोटली ऑटोमेटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। थ्रू द कंप्यूटर सारे सिस्टम्स कंट्रोल हो रहे हैं, विच मीन्स के लाइट्स ऑन एंड ऑफ, फीड, वाटर, egg collection, temperature control, egg manure disposal, everything is done as per the program fed in the computers of the system. So therefore, human intervention बहुत कम है अंदर, यानी ऑफ द डिग्री कि अगर आप उसको फार्म को लॉक लगा के हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन तक भी अंदर कोई ना जाए तो चिकन की सारी रिक्वायरमेंट्स वक्त पे पूरी हो रही है बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। दैट मीन्स के उसकी ससेप्टेबिलिटी टू पिकअप डिजीजेस वो मिनिमम हो गई। उसकी वजह से नेचुरली वो हेल्दी रहती है, डिजीजेस नहीं आती, एंड ऑल्सो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद हमने ये देखा है कि वो इन सब मामलात में जो एक्सपेंस आता है वो वर्थ इट है। उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ। सर, वैदिक पोल्ट्री फार्म मैकडोनल्ड्स के ग्लोबल वेंडर्स की लिस्ट में शामिल है। आप लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इवन कतर में मैकडोनल्ड्स को एग सप्लाई करते हैं ना। ऑफ कोर्स जब कोई कंपनी मैकडोनल्ड्स को प्रोडक्ट सप्लाई करती है तो उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी को अधेर करना पड़ता है और बहुत ही रिगुलस टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सो एक्सप्लेन टू मी, कैसे हुआ वैदत पोल्ट्री ने किस तरह से मैकडोनल्ड्स के वेंडर्स की लिस्ट में पहुंचे और क्या क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को आपको मीट करना पड़ा? जी, इसमें ऐसा था कि आपने खुद ही अप्रोच किया मैकडोनल्ड को कि भाई आप हमारे एग्स जो है हमारे ख्याल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं क्वालिटी वाइज, तो व्हाई डोंट यू सॉर्ट ऑफ टेक एग्स फ्रॉम अस। उन्होंने कहा नहीं, हमारा इस तरह नहीं होता, हम तो प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होगी, पहले आपको एजुकेट किया जाएगा, उसके बाद आपकी ऑडिट होगी प्रॉपर जो बाहर से लोग आके करेंगे। वो अगर आप क्लियर कर देते हैं तो फिर हम आपको सप्लायर डिक्लेयर करेंगे, देन यू कैन सप्लाई टू मैकडोनल्ड। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर लिया और आज हमारी रेटिंग जो है वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ए है। और ये पूरे रीजन में सिर्फ ये फार्म है जिसको मैकडोनल्ड ने इंटरनेशनल लेवल पे क्लियर किया हुआ है। तो सर, अब थोड़ा सा आप कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करते हैं। वैदत पोल्ट्री फार्म स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रही है। कंपनी का प्लान है तकरीबन 64 करोड़ रुपए रेस करने का। तो ये बताइएगा कि आपको क्यों लगता है कि ये सही टाइम है लिस्टिंग का, और क्या इससे पाकिस्तान के ब्रांडेड टेक सेगमेंट को कोई बूस्ट मिलेगा? कि हमारा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल सही टाइम है। इससे पहले किसी पोल्ट्री फार्म ने आईपीओ नहीं किया पाकिस्तान में, बट हमारा ख्याल है कि हम वो सारे स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंड मैनेजमेंट के एंड क्वालिटी के एंड हैविंग अ प्रॉपर integrated, vertically integrated system which ensures, transparency and all the ingredient it has. और दूसरी बात ये कि हमें डिमांड हमारी इतनी ज़्यादा है कि जो बड़े बड़े हमारे चेन्स हैं, मिसाल के तौर पे इम्तियाज़ है, मेट्रो है, कारपोर है, जलाल सन्स एटसेट्रा, इन सबको ये शिकायत है कि हम उनकी परचेज ऑर्डर्स को ऑनर नहीं कर रहे, उनकी इस डिमांड को मीट नहीं कर रहे। तो वी नीड टू एक्सपैंड, नंबर वन। टू, इंटरनेशनल मार्केट में जब हमने एक्सपोर्ट शुरू की है तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बड़ा अच्छा रिस्पांस वहाँ से आया है। और मेरा ख्याल है हमें ये खुशी होगी सुन के कि यूएई में 2 ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो हमारा एग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओमेगा 3, और उस पे हमने इंसिस्ट किया है कि उसमें पीके लिखेंगे हम, ताकि हम ये बता सकें कि पाकिस्तान का प्रोड्यूस किया हुआ है और इट मीट्स स्टैंडर्ड्स बेटर देन एनीबॉडी एल्स। तीसरी कंपनी के साथ हम तकरीबन फाइनल स्टेजेस में हैं
जो अपना बड़े पैमाने पे ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं और हमसे वो एग्स लेना चाहते हैं। नंबर 3, हमें एग पेस्चराइजेशन के लिए काफ़ी डिमांड है बाहर से। हाई क्वालिटी एग, नॉट द नॉर्मल पेस्चराइज्ड एग। तो हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए डिसाइड किया कि आई थिंक एक्सपेंशन के लिए हमें जाना चाहिए पब्लिक, एंड वहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठे करें और अपने आप को एक्सपैंड करें। सो जो पोस्ट आईपीओ आप कैपिटल रेज करेंगे उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से कंपनी के क्या प्लान्स हैं? इसमें 3 एरियाज हैं। वन, एग पेस्चराइजेशन का प्लांट हम लगा रहे हैं, और उसमें हम ये करेंगे कि जो एग्स सप्लाई करेंगे अपने, वो हाई क्वालिटी एग्स होंगे। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया फ्री, एंटीबायोटिक फ्री, एंड जो भी डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ द कंटेंट्स विद इन एन एग, वो उसको बीट करेंगे। तो दैट मीन्स कि हाई क्वालिटी पेस्चराइज एग्स की एक्सपोर्ट में भी और हमारे मुल्क में जो हाई एंड कस्टमर्स हैं उसमें डिमांड है। जो हमारी इनिशियल स्टडी उनसे बातचीत हुई है, आई थिंक हमें उसको बेचने का मसला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इसके अलावा फिर हम एक ऐसे मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते हैं जैसे जिसमें हम कुछ शेड्स को, जो किसी और के शेड्स होंगे वो, उनको हम ये एक अरेंजमेंट करेंगे उनके साथ कि अगर हम उनको फीड प्रोवाइड करें अपनी, जो कि हाई क्वालिटी होगी बट एट द सेम रेट एज द मार्केट, ऑल्सो अपना वेटरनरी कवर दें, और ताकि एग्स आर ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दैट वी डिजायर, और उन सब एग्स को उठा लें और उनको मार्केट रेट के हिसाब से हम पेमेंट करें, ताकि हम फिर इनको हाई एंड प्रोडक्ट के तौर पे अपने वेरियस ब्रांड्स और एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर सकें। ये एक मॉडल है। फिर बाकी इसकी लेट्स से आउटसोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कुछ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। फीड को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए डेफिनेटली ये जो 60 करोड़ हमें चाहिए, 64 करोड़, ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी। सो वेल्थ पोल्ट्री फार्म लिमिटेड अब तक एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल को फॉलो करता हुआ आया है। ऑफ कोर्स इससे आपकी क्वालिटी बेहतर होती है, लेकिन अब जब बात कर रहे हैं आईपीओ के बाद आप लोग लाइसेंसिंग और आउटसोर्सिंग की तरफ मूव करने की बात कर रहे हैं। सो एक्सप्लेन टू मी कि किन बिजनेसेस को आप आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं, और जो इससे आपकी क्वालिटी है वो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो आपका लाइसेंसी है वो वही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करे जो कि वेल्थ पोल्ट्री फार्म लिमिटेड का ट्रेडमार्क है? हमारे मॉडल में हम उनके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे। उस एग्रीमेंट में ये होगा कि भाई आप, आपकी फार्म आपका अपना है, चिकन्स आपके अपने हैं, मैनेजमेंट आपकी अपनी है। हम आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। एक कि फीड हमारी अपनी होगी, मगर उसका रेट वही होगा जो कि वो नॉर्मल कमर्शियल रेट पे मुख्तलिफ जगहों से लेता है। दूसरा ये कि जो वेटरनरी कवर हमारे पास अवेलेबल है, वी हैव वेरी गुड कवर अवेलेबल, अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट हु इज अ पीएचडी एंड ऑल्सो वेरी वेल नोन फिगर, नॉट ओनली पाकिस्तान में, बाहर भी। दूसरे जो वेटरनरी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी हैव अनदर डॉक्टर who is also one of the best in the country. And also we have our quality control system जो हमें इनहेरिट किया है हमने मैकडॉनल्ड इंटरनेशनल की ऑडिट स्कीम के अंडर। तो हमारी ट्रेन्ड मैन पावर है, वो इंश्योर करेंगे कि वो प्रैक्टिसेस जो उस क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, जो हमें हमारी डिजायर है, वो पूरी हों। तो उनको क्या है कि जो जिनके हम लाइसेंसिंग के तहत ये काम कर रहे हैं, उनको तो बल्कि एडिशनल फ्री सपोर्ट मिल रही है। उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, उनकी हेल्थ बेहतर होगी एनिमल्स की। ऑल्सो जो मेडिसिन पे इतना खर्च करते हैं वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वी डोंट गिव एनी एंटीबायोटिक और अदर मेडिसिन। तो उनका बेनिफिट है एक ही फ्लॉक की टर्नओवर में। आई एम श्योर दे विल गेट कन्विंस्ड एंड दे विल स्टे विद अस, नंबर 1।
ये मॉडल ऐसा है कि जिसमें केपेक्स लाइट है ये, तो हम कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रोड्यूस हासिल कर सकते हैं। एंड वी आर श्योर दैट हमारा मॉडल विल वर्क बिकॉज़ इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ ऑफ अस। सर, आपके ख्याल में हमें ऐसा और क्या करने की ज़रूरत है कि जो ब्लेंडेड एग्स हैं और जो न्यूट्रिशनली एनरिच्ड एग्स हैं वो पाकिस्तान के हर किराना स्टोर तक, हर छोटे इलाके तक पहुंच जाएं? अ, देखिए, ये तो बड़ा टॉल ऑर्डर है। और ये जो न्यूट्रिशनल रिच एग्स होते हैं, इनकी कॉस्ट ज़्यादा है एंड फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन उनको अफोर्ड करना ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल है। मगर हैविंग सेड दैट, हमारे लेट्स से जो अर्बन एरियाज़ हैं, उसमें आप देखें जिस रेट से हमारी मिडिल क्लास बढ़ रही है, जिस रेट से आपके लेट्स से सोसाइटीज़ बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ ऑल ओवर पाकिस्तान, इट इज़ अमेजिंग। और जिस रेट से बड़े-बड़े ये लेट्स से आउटलेट्स हैं और चेन्स हैं, वो बढ़ रही हैं, जैसे इम्तियाज़ है और बाकी बड़ी-बड़ी चेन्स हैं। तो आप देखें कि इसका मकसद ये है कि और उन सब में आप फुटफॉल देखें, भरी पड़ी है। सो देयर इज़ अ डिमांड। तो आई डोंट थिंक कि जितना भी हम एक्सपेंशन करें, वो सारी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकेगी। इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस और हमारा प्रोग्राम यही है कि ग्रेजुअली वी विल कीप एक्सपैंडिंग। मगर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक्सपैंड एक कंट्रोल्ड तरीके से करेंगे, जिसको हम निभा सकें और मेंटेन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम औरंगज़ेब साहब।